यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसने कहा था और एक ईदगाह 2 कहानियाँ जो आपके सिलेबस में लगती हैं, थोड़ी-सी लंबी तो हैं, इनकी वीडियो थोड़ी-सी लंबी बनेगी भई, है ना? लेकिन इम्पोर्टेंट भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ से प्रश्न ना पूछा जाए ऐसा कभी हुआ नहीं है, चाहे आप कोई भी पेपर उठा कर के देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनते आए हैं, इसलिए इसको पूरी स्किप बि क किए बिना ज़रूर देखना। ईदगाह कहानी के लिए भी मैंने बोला था, लेकिन बच्चों ने उसको थोड़ा कम वैल्यू दी, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके लिए ही नुकसानदायक होने वाला है। ठीक है, तो पूरी कहानी ज़रूर पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन इस कहानी को मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम दोगे आप शिक्षा को, तो शिक्षा फिर आपको समय देगी। चलते हैं अपने आगे कहानी की तरफ। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। भई देखो, आपको इतना पढ़ने में ज़ोर नहीं पड़ता जितना मुझे बोलने में, तैयार करने में मैटर और फिर बुक्स वगैरह सब कुछ खरीदने में इतना टाइम लगता है, ठीक है? आप तो सिर्फ़ सुन सकते हैं, चला कर बैठ सकते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ पूरी देख लिया करें वीडियो, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये, आपके फ़ायदे के लिए भी और मेरे लिए भी। हिंदी कहानी उसने कहा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन था, कम लिखो मगर अच्छा लिखो। ठीक है, चाहे कम लिखो मगर अच्छा लिखो। इस कथन को सार्थक करने वाले कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी थी और 3 कहानियों से को ही इन्होंने इतना अच्छे से लिखा, इतना वैल्यूएबल लिखा कि प्रसिद्ध हो गए, है ना? बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उनकी निम्नांकित रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो निबंध इनके देख लेते हैं। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, देवकुल, संगीत और आँख। ठीक है, ये इनके कुछ निबंध हैं, जो आपको याद रखने हैं। और कहानियों में बात करें तो सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का काँटा। ये 3 इनकी कहानियाँ हैं, जो इनकी प्रसिद्ध हैं। उसने कहा था को हम पढ़ने वाले हैं, नामक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है और ये कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? याद रखना है 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले की जितनी भी कहानियाँ हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पर भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, पेड कोर्स में तो सारा कुछ पढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है? तो संपूर्ण कहानी एक बार हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे, है ना? ध्यान से बस सुन लेना आराम से माइक्रोफ़ोन लगा करके या लीड लगा करके या वैसे ही, है ना? बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले इसका जो एक पार्ट है, बड़े-बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। ठीक है? बड़े-बड़े शहरों में जो इक्के गाड़ी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बड़े-बड़े शहरों के जो लोग होते हैं ना, दुकानदार हों, चाहे वह बाज़ार वाले हों, चाहे वो इक्के गाड़ी वाले हों, उनकी जो ज़बान है ना, वो बहुत तीखी होती है, यानी कि वो अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, ठीक है? और लेकिन अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं, उनकी बोली बहुत ही मीठी है, ये कहा गया है। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उँगलियों के पोरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, अगर सामने कोई आ जाता है तो वो इतना मीठा बोल बोलते हैं कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगलों में से राह खेते हैं। ठीक है? मतलब इतनी जो गलियाँ हैं वो तंग गलियाँ हैं, फिर भी वो किसी से इस तरह से बात नहीं करते हैं, बहुत ही जो देखने में, सुनने में अच्छा ना लगे। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार-बार चेतावनी देने पर भी, यानी कि बार-बार उसको चुनौती दी जाए, है ना? तो फिर भी नहीं हटती है, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ ये हैं कि तू जीने योग्य है,
तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यहाँ पर जो भाषा है ना उस पर बताया गया है। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर आप अच्छी वाणी के में किसी से बात करते हो ना, तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। और आप उसी बात को अगर किसी से मतलब पूरा जोर लगा करके, दम लगा करके अपना दादागिरी किसी पे चलाएँगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं सुनता है, ठीक है? ये यहाँ पर ये बताया गया है। आगे है, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों ही सिख हैं, ठीक है? मतलब ये उनकी वेशभूषा से पता चल रहा था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लड़का था वो क्या लेने के लिए दुकान पर आया था? तो अपने मामा के केस धोने के लिए दही, ठीक है? दही लेने के लिए आया था और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, ठीक है? और जो सेल भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटाता नहीं था, ठीक है? तो जो गुथ रहा था यानी कि उससे लड़ाई कर रहा था, ठीक है? किसी परदेसी से। तेरे घर कहाँ है? उन दोनों की आपस में बात होती है। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, ठीक है? अतर सिंह की बैठक में यानी कि लड़की के मामा कौन है? तो अतर सिंह है। और लड़की कहाँ पर है? लड़की का घर कहाँ पर है? मांझे में है। ठीक है, लड़की का घर कहाँ पर है? मांझी में है। और लड़के का घर, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। लड़के का घर कहाँ पर है? मगरे में है। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा मांझी में। ठीक है, यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। ठीक है, अतर सिंह किसके मामा हैं? लड़की के मामा हैं। आगे, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाज़ार में है। ठीक है, लड़के के गुरु का घर, मामा का घर कहाँ पर है? तो गुरु बाज़ार के अंदर है। इतने में दुकानदार निपटा, यानी कि दूसरा जो ग्राहक से लड़ रहा था, वो फ्री हुआ और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ-साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर कहा, "तेरी कुड़माई हो गई।" कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। ठीक है, इसको याद रख लेना। इस पर लड़की कुछ आँखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब कि फिर लड़के ने वैसे ही हँसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। सालू यानी कि शॉल। देखते नहीं कि यह रेशम से कड़ा हुआ साल। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ले ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर जा करके पहुंचा था। यानी कि जब उसको ये सुनने को मिला कि हाँ हो गई, तो वह इतना ज्यादा मतलब गुस्सा हुआ, इतना परेशान हुआ कि उसने क्या किया, एक चलते हुए लड़के को, मोरी मोरी बोलते हैं भई नाली में, ठीक है? गटर नाली जिसको आप समझ सकते हो। और एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को, यानी कि उनके पैसे गिरवा दिए। और एक कुत्ते पर पत्थर दे मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, ठीक है? आगे देखते हैं दूसरे में, यहाँ तक ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे में क्या होता है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है कहाँ से शुरू होता है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पड़ रही है। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। ठीक है, इसको आगे समझेंगे हम, समझ में आ जाएगा। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सोना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लोटे हुए हैं या फिर घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लेना सिंह और 3 दिन हैं। ठीक है, लेना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी पर
आज चले जाएंगे। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये ध्यान रखना पंक्ति, ठीक है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। ठीक है, वो जर्मनों से, यानी कि जो लैला सिंह की यहाँ पर बात हो रही है, लैला सिंह और उसके जो सूबेदार वगैरह हैं वो सब कहाँ गए हैं? जर्मनी गए हैं। हमारे देश की तरफ से गए थे। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था आप जानते हैं, तो हमारे कुछ सैनिकों को या फिर हमारे कुछ नागरिकों को बिना कहे ही अंग्रेजों ने भेज दिया था। प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। ठीक है, तो उसका यहाँ पर ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई है ना? और जो लैला सिंह है वो अब फौज में, सेना में भर्ती हो गया है ना? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ये वही लड़का था जो उस वक्त अपने मामा के यहाँ पर गया था। ठीक है, उस वक्त उसकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी और अब वो एक फौजी बन गया था। आगे इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह, इसमें सूबेदार का नाम है हजारा सिंह, ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लैला सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यानी कि उनको ये हुक्म तो मिला था ऊपर से कि तुम्हें वहां जर्मनियों को जाके, मतलब जर्मनी की रक्षा करनी है, वहां जाना है, उनसे लड़ना है। लेकिन वो अंदर ही बैठे, एक गुफा में बैठे हुए थे सारे सैनिक हमारे जो भारत से गए थे, और सारे के सारे उसमें इतना, मतलब सर्दी, बरसात और इतना सब कुछ, बर्फ वगैरह पड़ रही थी इतने ठंड में, कि वो ना लड़ पा रहे थे और ना ही उसमें रह पा रहे थे। ठीक है? और वो मतलब ये सोच रहे थे कि अगर एक धावा उन पर हम बोल दें तो कम से कम शरीर में तो गर्मी आ जाए, लेकिन उनको ये ऊपर से ऑर्डर नहीं था। आगे है, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। जिस खाई में वो रुके हुए थे उसमें पानी भर गया था बरसात का। तो वहां पर जो सूबेदार है वो उनको ऑर्डर दे रहा है कि उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। ठीक है, यानी कि आग वगैरह जलाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। और वजीरा जो कि दूसरा एक और सिपाही है, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर, मतलब बाल्टियां ले लो और क्या करो, खाई का जो पानी भर गया है उसको बाल्टियों से बाहर फेंक दो। लैला सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी कंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ठीक है, जो वजीरा सिंह था वो कौन था? पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा है, बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। ठीक है, जो वजीरा सिंह था वो ये बात कहता है कि मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। ठीक है, बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के पार फेंकता हुआ क्या बोला? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक बोलते हैं जो कि हंसी मजाक का काम करता है, हंसाने का काम करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ठीक है, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, यानी कि सब लोगों में एक बार खुशी दौड़ गई। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर, मतलब वो एक दूसरे से हंसी मजाक इसलिए कर रहे थे ताकि उनका थोड़ा मन लगे। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ठीक है, लैला सिंह दूसरी बाल्टी, मतलब बाल्टियों से पानी भर भर के वो बाहर फेंक रहे थे और वो कहता है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ये पंक्तियां याद रख लेना, पंक्तियां पूछी जाती हैं। ठीक है, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ऐसा कौन कहता है? लैला सिंह कहता है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूंगा। ठीक है, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम। ठीक है,
ये जो बात है ना, ये जो बात है वो किसने कही है? सूबेदार ने कही है। ये कौन कहता है? सूबेदार ने कही है, ये ध्यान रखना। और लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, ये लेना सिंह या दूसरा सिपाही कहता है। लाड़ी होरा, होरा कौन थी? उसकी पत्नी थी सूबेदार की, ठीक है? वो भी यहीं बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, ठीक है? तो उसे वो धमका देते हैं। आगे देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ठीक है, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वहां पर जर्मनी में जो तम्बाकू वगैरह पीते थे, जो वो एक फिरंगी मैम थी, यानी कि एक वहां पर लेडी थी, और वो उनको दूध और फल वगैरह दे जाती थी उन सिपाहियों को, और वो ये उनसे कहती थी कि तुम हमारे देश के राजा हो, हमारे मुल्क के लिए लड़ रहे हो, इसलिए उनकी सेवा करती थी, ठीक है? जिसको वो फिरंगी मैम कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो जबरदस्ती मतलब क्या करती है, तम्बाकू हमें खिलाती है, सिगरेट देने में हट करती है और समझती नहीं है, ठीक है? अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह कौन है? ये हजारा सिंह का बेटा है, यानी कि सूबेदार का बेटा है। आगे, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पैरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ठीक है? ये किसकी बातें हो रही हैं? ये वजीरा सिंह और लैना सिंह के बीच में बातें हो रही हैं, हालाँकि इसमें ये बताया नहीं गया है अभी, ठीक है? किसके बीच में क्या बातें हो रही हैं, सीधा ऐसे ही कहानी चल रही है ना? तो ये वजीरा सिंह वैसे लैना सिंह से कह रहा, और ये सारे काम कौन करता है? अपना कंबल उड़ा देता है, अपनी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुला देता है, खुद कीचड़ में पड़ा रहता है, कौन? लैना सिंह। आगे, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, ठीक है? वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क, ठीक है? मेरा डर मत करो, यानी कि जो लहना सिंह है वो कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो यहाँ नहीं मरूंगा, बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। ये पंक्तियां याद रख लेना। भाई कीरत सिंह कौन था? उसके उसका भाई था। क्यों लगी रही? और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, ठीक है? वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा करके कहा था, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ, दिल्ली शहर ते पिसोड़ नू जान दिए, ठीक है? ये इसमें फिर गीत गाया जाता है। कर लेना लौंगा द बपार माड़िए, कर लेना नादेड़ा सौदा आड़िए, ओए लाना चटाका कदुए ना, अ, कद्दू बनना बनिया वे मजेदार गोरिये। ये गीत यहाँ पर गा रहे हैं आप आपस में जो सिपाही हैं। हून लाना चटाका कदुए नू, ठीक है? हून लाना चटाका कदुए नू, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। यानी कि वो सब थके रहे थे, परेशान हो रहे थे बैठे बैठे, है ना? सर्दी उनको लग रही थी, और गीत वगैरह गा करके वो एक दूसरे का मन बहला रहे थे। अब यहाँ पर तीसरा अंक आता है। तीसरे में क्या होता है? दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। क्या कर रही है देखना? दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल, जा घर जा। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। बोधा सिंह क्या कहता है? पानी पिलाने पिलाने के लिए बोलता है। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। कंपनी यानी कि कंपन छूट रही है। कंपन उसके मतलब उसे ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। उसे यहाँ पर क्या होता है? ठंड लगती है बहुत तेज। किसको? बोधा सिंह को। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। लेना लैना सिंह उसे अपनी जर्सी पहना देता है। फिर वो कहता है कि और तुम? वो कहता है, मेरे पास सिगड़ी है
और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, यानी कि झूठ बोल देता है। सिगड़ी का मतलब है आग, ठीक है? आग यानी कि अंगीठी जल रही है आग की इसलिए। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, मतलब झूठ बोलता है लैना सिंह कि मेरे पास तो दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मैम बुन-बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करें, यूँ कहकर लहना लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा, ठीक है? अपना कोट उतार करके और नीचे जो जर्सी उसने पहन रखी थी कि उसको उतारने लगा। फिर बोधा सिंह पूछता है, सच कहते हो क्या? और नहीं झूठ, यों कहकर ना ही करते बोधा को अपना उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर कुर्ता कुर्ता भर मतलब इतने से कपड़े पहन करके पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, मतलब झूठ बोला था उसने। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, यानी कि इसी दम इसी क्षण धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले लो और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म, यानी लेफ्टिनेंट साहब का उसे ऊपर से अब हुक्म मिल गया है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा, ठीक है? बोला बोधा सिंह वैसे हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार का, वो भी फौज के अंदर था, ठीक है? तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो, ठीक है? ये जो लेफ्टिनेंट साहब था वो आगे हम देखते हैं उसकी क्या कहानी है। आंख मारते मारते लैना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए, ठीक है? यानी कि जो लेफ्टिनेंट साहब था ना, वो झूठा लेफ्टिनेंट साहब था। कोई लेफ्टिनेंट साहब का बेस बना करके आया था और क्या किया था, उनको फंसा दिया था, ठीक है? आगे है, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने ये जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? वो लैना सिंह किससे पूछता है? लेफ्टिनेंट साहब से पूछता है, जो कि नकली बन करके आया था। लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, याद है पर साल, मतलब पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, ठीक है? हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? वो उससे दोबारा पूछता है कि तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट से निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए, यानी कि वो समझ गया था कि ये जो आदमी है, ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है, ये हमारा साहब नहीं है। वो समझ गया था, और लेकिन उसने पता नहीं चलने दिया। आगे देखते हैं, अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। सोने वाले यानी कि जो सो रहे थे, उसमें पीछे 10 लोग रुके थे। सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना लेना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। फिर चौथा अंक शुरू हो जाता है। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं।
सौरा सांप उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू बोलता है। अब मुझे पीने को सिगरेट दिया है तो अब, है ना, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो वजीरा सिंह को जाकर के बताता है। अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़े जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। लैना सिंह मतलब वजीरा सिंह उसे जाने के लिए मना करता है कि हुक्म तो यही है कि हमें यहीं रहना है। लेकिन वो लैना सिंह कहता है ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह, ठीक है, जो लैना सिंह है उसकी जो पोस्ट है वो जमादार की है, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वजीरा सिंह कहता है 8 नहीं, 8 नहीं 10 लाख। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ठीक है, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास ले आए, लिटा दिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यानी कि उसके जेब में जो सामान रखा हुआ था उनको निकाल लिया और अपनी जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी, यानी कि उसे जैसे मतलब चोट लगी थी तो वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया, लेकिन दोबारा से वो क्या हो गया, होश में आ गया। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? यानी कि बात ये है कि पहली बात तो नीलगाय होती नहीं है जगाधरी जिले में, इसका ये मतलब है लैना सिंह ने सिर्फ अपनी बातों में उसको लपेट लिया था। और सिख सिगरेट नहीं पीते, जगाधरी के जिले में नीलगाय हो नहीं होती और नीलगाय के सींग नहीं होते। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। आगे है, लैना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। साहब ने क्या किया, लैना ने पतलून जो उसने पैंट पहनी हुई थी उसके जेबों की तलाशी नहीं ली और साहब ने जो लेफ्टिनेंट साहब बने पड़े थे नकली, उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ अपने जेबों में डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। मांझे का लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। ठीक है, उसे चकमा देने के लिए ये मांझे में था इसका घर और लड़की का मगरे में था, है ना। ये यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा ध्यान से वहां पर बता रही थी। मांझे कहाँ है लेना, ठीक है। 4 आँखें चाहिए, उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव आया था। औरतों को बच्चे होने के तावीज़ बाँट रहा था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़-पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गऊ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएँगे तो गऊ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा ना तो साहब की जेब में से, फिर क्या होता है, ये सब बातें वो जो लेफ्टिनेंट साहब था उससे पढ़ा हुआ था वहां पर, उससे लैना सिंह ये सारी बातें कहानियां सुना रहा था, है ना। इतनी देर में क्या होता है, साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लैना की जांग में गोली लग गई। ठीक है, साहब ने जो दोनों हाथ अपने पतलून की जेब में डाले उसमें पिस्तौल रखी हुई थी और उसने जेब से ही पिस्तौल चला दी।
पिस्तौल जैसे ही चली तो वो लेना सिंह की कहाँ पर जाकर लगी, जांग में गोली लग गई। इधर लेना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? ठीक है? वो सारे लोग अंदर थे जिनको पता ही नहीं था। और आगे क्या होता है, वो लेफ्टिनेंट साहब तो मारा गया लेकिन गोली लग गई थी लेना को। लेना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लेना ने सापा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन, जर्मनों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 70 जर्मन थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चिल्लाकर खाई में घुस पड़े क्योंकि उनका प्लान पहले से ही फिक्स था। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोक लिया, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। ठीक है, जो लहना सिंह था वो खड़ा हुआ था, बाकी के सारे जो और 7 बंदे थे वो लेटे हुए थे और वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आ रहे थे। ठीक है, जो उसमें से मर रहे थे उनका पर ही चढ़ करके आगे घुस रहे थे। थोड़े से मिनटों में वे आगे हैं। अचानक से आवाज आई, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए, यानी कि इधर से भी 7 लोग थे और उधर से जो उनकी जो पूरी सूबेदार जिन सैनिकों को लेकर बाहर गए थे लेफ्टिनेंट साहब के कहने पर, वो सभी वापस आ गए थे वजीरा सिंह के बुलाने से। ठीक है, पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लेना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पुरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। ठीक है, अकाल सिक्का दी फौज आई। वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। ठीक है, 63 जर्मन है यहाँ पर, वो 70 थे टोटल और 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या फिर करा रहे थे। सिक्कों में 15 के प्राण गए थे। सिख कितने मारे गए थे? 15 मारे गए थे जो हमारे भारतीय सैनिक थे। सूबेदार के दाहिने हाथ में कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार को भी गोली लगी थी लेकिन कहां पर? दाहिने कंधे में, हाथ में गोली लगी थी, जबकि लैना सिंह को जांग में गोली लगी थी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लैना सिंह की पसली में भी एक गोली लग गई थी और जांग में भी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, यानी कि उसको गीली मिट्टी भर ली जो गोली लगी थी, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लेना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। मतलब किसी को ही पता ही नहीं चला कि लेना को इतनी चोट लग गई है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीनो उपदेशचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। यानी कि इतनी कीच हो रही थी, बारिश का मौसम था, बारिश वगैरह, सर्दी वगैरह हो रही थी, और जब वो जो भाग रहा था उनके पीछे पीछे सूबेदार के पीछे, तो वो कह रहा है कि मेरे बूटों से बहुत सारी जो मिट्टी थी वो चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू नहीं होता तो आज सब के सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। ठीक है, इस लड़ाई लड़ाई जब हो रही थी तो 3 मील दाहिनी ओर की जो खाई थी उन्होंने सुन ली और उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची थी। फील्ड अस्पताल नजदीकी था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा दिए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लैना सिंह की जांग जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, यानी कि बोधा सिंह को बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में बड़बड़ कर रहा था। वह भी गाड़ी में लिटा दिया गया। लेना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ठीक है, जो सूबेदार था वो लेना को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे। यह देख लेना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, है ना। और तुम, सूबेदार लेना सिंह से पूछता है कि और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, क्योंकि जो गाड़ी थी
वो भर गई थी, इसलिए लैला सिंह उसमें नहीं जा पा रहा था। देखो जाना चाहता तो एक ही बंदा था, चला जाता। लेकिन यहाँ पर कहानी का जो शीर्षक है वो अभी आगे आने वाला है, ठीक है? और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। यानी कि वजीरा सिंह और लैला सिंह दोनों वहां पर अभी रुके हुए हैं। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उसने कहा था, ये कहानी का शीर्षक है। अब इसमें ये कहानी क्या आती है, चलो आगे देखते हैं हम। उसने कहा था ये वही लड़की थी होरा, जो बचपन में उसको मिली थी, और ये वही लड़का था जो अपने मांझे में अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था, ठीक है? उस वक़्त के ये बच्चे हैं जो जो हो रहा है वो सूबेदारनी बन जाती है, सूबेदार के साथ उसका विवाह हो जाता है, और लैला सिंह को वो जब घर से निकलती हैं तो कसम देती है कि तुम इनका ख़्याल रखना, ठीक है? इसलिए वो उसकी उस वचन को पूरा करने के लिए जो उसने कहा था उसको पूरा कर दिखाया। आगे देखते हैं, समझ में आएगा। गाड़ियाँ चल पड़ी थी, सूबेदार ने चढ़ते-चढ़ते लैला का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, ठीक है? तन्ने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना, ठीक है? आगे गाड़ी के जाते ही लैला लेट गया, गाड़ी के जाते, क्योंकि उसको पसली में भी गोली लगी थी, लेकिन वो घाव रात के अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं दिया था। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर रो रहा है, ठीक है? तर रो रहा है यानी कि भीग गया है। 5वां अंक आता है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं, जन्म भर की घटनाएं एक-एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैला सिंह 12 वर्ष का है, ठीक है? लैला सिंह की जब एक छोटा बच्चा था, लैला सिंह जब लड़की से मिला था, उस वक़्त उसकी उम्र थी केवल और केवल 12 वर्ष, ठीक है? याद रखना, उम्र बहुत ज़रूरी है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है, ठीक है? जो लड़की थी उसकी उम्र कितनी थी? केवल 8 वर्ष की थी। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई होगी, तब दत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला साल। सुनते ही लैला सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। ये सारी बातें वो क्या कर रहा है वहां पर, लेटे लेटे अभी सोच रहा है, ठीक है? फिर कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह नंबर 70 राइफल्स में जमादार हो गया है, ठीक है? लैला सिंह सैनिक में भर्ती है, और वो 77 राइफल्स में क्या है उसका वो जमादार के पद पर है। ये ध्यान रखना। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। ये सारी बातें अभी वो सोच रहा है पुराने समय की, ठीक है? कि अब जो लैला सिंह है, 25 वर्ष बीत गए उन बातों को, और अब लैला सिंह फौज में है, वो 8 वर्ष की कन्या का कभी ध्यान रहा ही नहीं, है ना? और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक बार अपने घर छुट्टी पर गया था, 7 दिन की छुट्टी पर, तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है, किसकी? रेजिमेंट के अफसर की, यानी कि वही सूबेदार की चिट्ठी मिलती है कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन से चले आओ। साथ ही, है ना? रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है, साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, ठीक है? सूबेदार का घर भी बीच में पड़ता था, तो लैला सिंह से वो कहता है, उसकी चिट्ठी भी पहुँचती है कि मैं और बोधा सिंह भी चल रहे हैं, तो तुम लौटते हुए हमारे घर से ही होते हुए चलना, साथ में ही चलेंगे, ठीक है? वो सूबेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था लैला सिंह को। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर के आया। बोला, लेना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। ठीक है? सूबेदारनी उसको जानती थी। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना चाहा। असीस सुनी। लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना? वो लड़की उसको पहचान लेती है, लैला सिंह को, वो जो सूबेदारनी है, और वो उसे पूछती है कि मुझे पहचाना? नहीं, तेरी कुड़माई हो गई दत्त, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। ये वाली बात जब वो कहती है
तो तुरंत से उसे वो सारी चीजें याद हो आती हैं। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव निकला, बह निकला, ठीक है? मतलब ये सारी बातें वो दोबारा से क्या कर रहा था, उस टाइम वो मतलब मृत्यु के समीप था और पड़े-पड़े ये सारी बातें सोच रहा था। कौन? लहना सिंह। फिर आगे फिर "वजीरा पानी पिला" उसने कहा था, ठीक है? "स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था।" ठीक है? उस लड़की ने उसे पहचान लिया था। "एक काम कहती हूँ" फिर वो उसे क्या कहती है कि "एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती होते हुए उसे केवल 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया।" वो बता रही है सूबेदारनी के कितने बच्चे पैदा हुए थे? 5 हुए थे, यानी कि 4 मर गए, सिर्फ 1 ही बेटा है बोधा सिंह, और आज वो भी किस पर जा रहा है? लड़ाई में जा रहा है। सूबेदारनी रोने लगी थी। अब दोनों जाते हैं, मतलब दोनों ही लड़ाई में जा रहे हैं। मेरे भाग, मतलब वो अपने भाग को कोस रही है। और कहती है, "तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को भी बचाना, यह मेरी भिक्षा है।" सूबेदारनी का यही वचन क्या करता है? लैला सिंह को मरने पर मजबूर कर देता है। "तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ।" रोती-रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैला भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। ओबरी एक स्थान का नाम है घर में ही, ठीक है, जो होते हैं। "वजीरा सिंह पानी पिला।" फिर पानी पिलाने की कहता उसने कहा था। लैला का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा हुआ है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला, "कौन? कीरत सिंह?" वजीरा ने कुछ समझकर कहा, "हाँ।" कीरत सिंह उसका बड़ा भाई था और अब वो मृत्यु के बहुत ही नजदीक है लैला सिंह, इसलिए वो क्या कर रहा है? कौन? कीरत सिंह मतलब अपनी यादों में हो गया है। वजीरा ने कुछ समझ कर के कहा, "हाँ, भैया मुझे और ऊँचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले।" वजीरा ने वैसा ही किया। "हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था।" वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह, लैना सिंह, यानी कि यहाँ पर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मरते समय उसने क्या किया था? आम के पेड़ को याद किया था, अपने भाई कीरत सिंह को याद किया था और सूबेदारनी की बातों को याद किया था। अब इम्पोर्टेंट तथ्य हम इसके देख लेते हैं। विशेष तथ्य, अगर यहाँ तक आपको ये कहानी पसंद है, को बोलते-बोलते भी गला भी दुख जाता है, आप पूरी कहानी ज़रूर पढ़ लिया करो, है ना? वरना मैं ये इतनी सारी फिर नहीं करवा पाऊँगी। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है? तो प्लीज़ पूरा देखा करो और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी ज़रूर करके बताया करो कि आपको कैसा लगा है। विशेष तथ्य फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। फ्लैशबैक का अर्थ होता है पूर्व दीप्ति, भी इसको बोलते हैं, पूर्व दीप्ति या फिर फ्लैशबैक। ये है पुरानी बातों को याद करके, ठीक है? जो कहानी लिखी जाती है पुरानी बातों पर आधारित होती है। फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है, त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है, देश प्रेम की कहानी है, सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण है, वचनबद्धता एवं प्राणों के समर्पण की कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। मुख्य पात्रों में अब इसके थोड़ा-सा और एक बार समझ लेते हैं। लैला सिंह ये नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार है। बचपन में अपनी मामा के यहाँ की लड़की से प्रेम हो जाता है और बाद में जो सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है, कुशल सिपाही है, सूबेदारनी को दिए गए वचन को निभाने के लिए सूबेदारनी को दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। सूबेदारनी कौन है? हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा सिंह की माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लैला सिंह से मिलती है, जो कि उसकी जान बचाता है। लैला सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है, लैला सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर उसे लायलपुर में जमीन दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लैना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर दे देता है। युद्ध में घायल वो भी हो जाता है, बोधा सिंह भी, ठीक है। गौन पात्रों में वजीरा सिंह आता है, पलटन का विदूषक है, लेफ्टिनेंट साहब है, जो 5 वर्ष से लैना सिंह के रेजिमेंट में अफसर था। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान करके लैना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लैना सिंह को घायल कर देता है। इसके अलावा महासिंह, शाम सिंह, ये दोनों सिपाही हैं।
अतर सिंह सूबेदारनी के मामा थे, कीरत सिंह लैला सिंह का भाई है, अब्दुल्ला लिप्टन साहब का खानसामा, पोलू राम डाक बाबू है और तुर्की कौन था? मौलवी था। कहानी में आए स्थानों के नाम, अमृतसर शहर का नाम आता है, मगरे में कौन है? सूबेदारनी का घर है और माझी कौन है? लैना का घर था। गुरु बाजार लैना के मामा का घर है, ठीक है। लैना के मामा का घर कहाँ पर है? गुरु बाजार में, अमृतसर में। और माझी में लैना का घर है। जगाधरी जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे और लायलपुर बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। प्रमुख उद्धरण मैं अब इनको नहीं पढ़ूंगी, आपके सामने है, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इनको पढ़ लेना, मैं इनको पूरा दिखा देती हूँ आपको, आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये मैंने पहले रखे थे, पहले मैंने इसमें पूरी कहानी नहीं रखी थी, लेकिन मैंने पूरी कहानी को जोड़ दिया, तो अब इनको नहीं पढ़ने का काम है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसमें 10 प्रश्नों को हम देखेंगे, है ना। आई थिंक आपको और समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था हिंदी की पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है, इसमें पूर्व दीप्ति शिल्प तथा मनोवैज्ञानिक गहराई का सफल प्रयोग हुआ है। तो देखो, हिंदी की पहली आधुनिक कहानी तो ये नहीं मानी जाती, लेकिन फ्लैशबैक पद्धति और मनोवैज्ञानिक गहराई का सफल प्रयोग इसमें हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। उसने कहा था हिंदी की पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है। हाँ, आधुनिक खोजों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है, लेकिन ये आधुनिक कहानी मानी जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। इसमें पूर्व दीप्ति शैली, शिल्प और मनोवैज्ञानिक गहराई का सफल प्रयोग हुआ है, इसलिए ये इसका हमारा दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से उसने कहा था वो आधुनिक कहानी सिद्ध करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व दीप्ति और मनोवैज्ञानिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कौन से सही है कौन से गलत है। कहानी की संरचना त्रिखंडी है, बाल्यकाल, यौवन और युद्ध। कथा में रैखिक समय क्रम का पालन हुआ है। लैना सिंह का त्याग वचन पालन से प्रेरित है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है और इसमें ये भी सही है, कहानी की संरचना त्रिखंडी है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। कथा में रैखिक समय क्रम का पालन नहीं हुआ है, 1 और 3 इसमें सही है। उसने कहा था कि केंद्रीय बिंब किस विचार को पुष्ट करता है? तो ये युद्ध की निरर्थकता को, राष्ट्रभक्ति, स्त्री मुक्ति या वचन की नैतिक अनिवार्यता। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वचन की नैतिक अनिवार्यता इसमें रखी गई है। यदि इस कहानी का मूल्यांकन अस्तित्ववादी दृष्टि से किया जाए तो मुख्य तत्व क्या उभरता है? तो सामाजिक संरचना, व्यक्ति का नैतिक निर्णय, आर्थिक संघर्ष या धर्म, धार्मिक आस्था। तो यहाँ पर हमारा मूल्यांकन अस्तित्ववादी दृष्टि से अगर किया जाए तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, व्यक्ति का नैतिक निर्णय। ये मैचिंग का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप जानते हो पूछे ही जाते हैं। लेखक और कृति प्रवृत्ति का सही संयोजन चुनना है। उसने कहा था जो कहानी है ये आधुनिक कहानी है, कफन सामाजिक यथार्थवाद की कहानी है और त्यागपत्र मनोविश्लेषणात्मक कथा की कहानी है। त्यागपत्र किसकी? जैनेन्द्र की और कफन किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? देखो, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ये तो सही है। कथा में स्मृति शिल्प का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। लैना सिंह आदर्शवादी नायक है, ये भी सही है। लेकिन ये नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचना है, ये नहीं है, ये गलत है। नई कहानी से इसका संबंध नहीं है। उसने कहा था मैं प्रेम का स्वरूप किस रूप में अभिव्यक्त है? तो स्मृति निष्ठ त्याग में प्रेम है, ठीक है। ये दैहिक आकर्षण, दाम्पत्य प्रेम या फिर सामाजिक विद्रोह से संबंधित नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है, लैना सिंह का त्याग नैतिक दायित्व से अधिक व्यक्तिगत प्रेम का परिणाम है? ऐसा तो नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और उसने बाल्यकाल में दिए गए वचन को जीवन मूल्य बना लिया था, ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर हमारा इसमें सही है। पहला तो बिल्कुल ही गलत है इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसने कहा था कि कथा भाषा भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंजाबी रंग लिए बोलचाल की जीवंतता है इसमें, ठीक है। बोलचाल की भाषा है, ये ध्यान रखना, पंजाबी भाषा में। तो यहाँ पर हमारे 10% कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना और हाइप कर देना। अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। केवल और केवल 179 रुपए में यूनिट 6 से 10 तक कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। पेड बैच से भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाली हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि 1 या 2 क्लास करवाने से डेली यहाँ पर कंप्लीट बैच नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, हिंदी साहित्य वगैरह सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए पेड बैच आपको आपके लिए
केवल और केवल 999 में, जितने में 600 रुपए में तो एक दृष्टि की बुक आती है और उससे कुछ नहीं होने वाला आज के समय पर, है ना? यहाँ पर तो आपको काफ़ी कुछ पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।